Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is chapter number 3, Hormonal Control of Menstrual Cycle and Hormonal Disorder. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो शुरू वाले 2 से 3 सफ़े हैं ये आपने कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ने हैं। यहाँ से यूक्यू या एमसीक्यू रिलेटिवली नहीं आता होता। तो पहले स्टार्ट करते हैं। यूक्यूज हम मेनली स्टार्ट कर रहे थे। तो पहला है यहाँ से डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो आपने इस टेबल को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक हो गया। अगर एक्स वाई है तो जाहिर सी बात है मेल होगा, एक्स एक्स है तो वो फीमेल होगा। लेकिन यहाँ पे आपने उनको डिसऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो मेल है लेकिन या तो सूडो हर्माफ्रोडाइट हो सकता है या अंडर मैस्कुलिनाइजेशन या अंडर विरिलाइजेशन हो सकती है। क्लियर। फीमेल है एक्स एक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओवर विरिलाइजेशन, ओवर मैस्कुलिनाइजेशन या सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म करवा देना आपने, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ पूछी जाती है ना आपसे, वो आपसे टर्नर सिंड्रोम के बारे में बातें पूछेगा या फिर 46XX DSD डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, इस तरीके से सवाल पूछेगा। तो पहले टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम में होता ही है कि 45X0 होता है, कंप्लीट या पार्शियल एब्सेंस होता है कि एक्स क्रोमोसोम का, और ये मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल नॉर्मली होती है फीमेल के अंदर। ओके, अब इसमें मोज़ेकिज्म वाला पैटर्न भी रिलेटिवली कॉमन होता है, देखने को मिल सकता है, जिसमें वेरिएबल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन के अंदर आपके कोआक्टेशन ऑफ एयोर्टा, आईबीडी, सेंसिटिव न्यूरो हेयरिंग लॉस, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, रीनल नॉर्मली, एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो सकता है, ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा। बाकी मैनेजमेंट आपने किस तरीके से करनी है, मैनेजमेंट डिफर करेगी डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर। लाइक अगर चाइल्डहुड है तो आपका मेन ट्रीटमेंट होगा ग्रोथ पे फोकस करो, ठीक है। अगर एडोलेसेंस है तो मेन फोकस होगा प्यूबर्टी को इंड्यूस करना। अगर प्रेगनेंसी है, ओके, तो प्रेगनेंसी के अंदर आपने क्या करना है, प्रेगनेंसी के अंदर आपने किसी तरीके से कंसीव करा देना है। इसके अलावा आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए होती है। क्लियर, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चिल्ड्रन है, चाइल्डहुड है तो ट्रीटमेंट ग्रोथ पे होगा, एडोलेसेंस है तो इंडक्शन ऑफ प्यूबर्टी है, प्रेगनेंसी है तो ओवम डोनेशन से पॉसिबल है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इनपुट या सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अगर मोज़ेकिज्म है तो यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न आपको देखने को मिल सकते होते हैं। ओके, तो ये तो हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। और एसोसिएटेड कंडीशन के अंदर कोआक्टेशन ऑफ एयोर्टा, आईबीटी, डेफनेस, रीनल नॉर्मलीज, ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज की आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ मैस्कुलिनाइजेशन इन फीमेल, ठीक है, यानी फीमेल है लेकिन उसमें डीएसटी हो गया, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट है, मैस्कुलिनाइजेशन हो गया है। अब उसके कॉजेज क्या है, ये वाले कॉजेज है। तो इसके कॉजेज के अंदर नंबर 1 है कि इसमें एंड्रोजन्स का लेवल ज़्यादा हो। फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन रिलेटिवली कम होते हैं सिर्फ एक्सिलरी या प्यूबिक हेयर की ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर ज़्यादा हो, एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो या एंड्रोजन सिक्रेटिंग एड्रीनल ट्यूमर हो, नंबर 3 पीसीओएस हो, नंबर 4 CAH कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। दोबारा बता दूं, एंड्रोजन के लेवल को बढ़ा देना, ट्यूमर करवा देना, PCOS, और इसके अलावा कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया करवा देना। अब इसकी मैनेजमेंट आपने क्या पढ़नी है, मैनेजमेंट के अंदर आप क्या क्या चीज़ें आ जाती है। मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या करना है कि आपने स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट देना है, लाइफ लॉन्ग स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट देना है। लाइक आपने हाइड्रोकॉर्टिसोन या कॉर्टिसोल देना होता है विद फ्लूड्रोकॉर्टिसोन फॉर साल्ट लूज। जरा का साल्ट लूज कर रहे हैं इस केस में आपने ये देना होता है। क्लियर, तो लाइक यहाँ पर आ जाएगा। नंबर 1 है कि लाइफ लॉन्ग स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट आपने देना है फॉर साल्ट लूजर। ओके, नंबर 2 है कि आपने जेनिटेलिया की सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटेलिया। नंबर 2 ये हो जाएगा कि पहले तो आपने स्टेबलाइज किया इन्फेंट को स्टीरॉयड के ऊपर, नंबर 2 आपने सर्जरी कर दी, नंबर 3 फेमिनाइजिंग जेनिटल सर्जरी करवानी होती है, ठीक है, विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ फीमेल इन्फेंट के अंदर। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो गया है। ओके, सर्जरी की वजह से स्कानिंग वगैरह हो सकती है, सेक्सुअल सेंसिटिविटी कम हो सकती है। ओके, लेकिन इसके अलावा तो कोई इलाज है भी नहीं। ओके, इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को भी देख लेना जिसमें सर्जन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आ जाती होती है। तो ये तो हो गया टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट वाला। इसके बाद हम आ जाते हैं एमेनोरिया वाले टॉपिक के अंदर। अब एमेनोरिया वाले टॉपिक के अंदर इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि आप कैसे इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा, हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा, और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आ जाती होती है। क्लियर, अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाती है। क्लियर, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, लाइक आपसे कॉजेज पूछे जा सकते हैं, एमेनोरिया की डेफिनेशन तक आपसे पूछी जा सकती है।
तो हम तरतीब से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एमेनोरिया होता क्या है? एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर मोर देन 6 मंथ, कि 6 महीने तक मेंसेस नहीं हुए, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, कि आपने प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड कर देना है मेंसेस 6 महीने तक। ओके, और ओलिगोमेनोरिया का मतलब है इर्रेगुलर पीरियड है और उसका जो इंटरवल है वो 35 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स के साल में 4 से लेकर 9 पीरियड्स ही उसको आएंगे। अब इसके कॉजेज़ को हम टोटल 4 में डिवाइड करेंगे तरतीब से। पहले हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, फिर ओवरी, फिर एंडोमेट्रियम के अंदर आ जाते हैं। और एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया इन दोनों को आपने डिवाइड करना होता है। ओके, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि गर्ल्स फेल टू मेंस्ट्रुएट बाय 16 ईयर ऑफ एज, के स्टार्ट ही नहीं कर पाई मेंसेस को। सेकेंडरी का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर मोर देन 6 months in a normal female of reproductive age, not due to pregnancy, lactation और menopause। इन तीनों की वजह से नहीं है, किसी और की वजह से है। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा। बाकी कहते हैं कि ये जो टॉपिक है ना, इसमें जो इम्परफोरेट हाइमन या ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम है, ये लॉन्ग केस में आ सकता है, ऑस्पी मैटरनल सिंड्रोम आ सकता होता है। तो काजेस के अंदर आ जाते हैं प्राइमरी एमेनोरिया के। तो काजेस के अंदर आपके हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है। अब देख लेना कि हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर की वजह से, क्योंकि हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच प्रोड्यूस करना है, तो उसकी वजह से हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म है। जबकि यहाँ पर एफएसएच एलएच ने प्रोड्यूस होना होता है, जो कि आगे इनहिबिट करती होती है। ठीक है, तो अगर तो इन यानी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी इनहिबिट नहीं करते होते, उसको छोड़ दो। बल्कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी अगर ये दोनों काम नहीं कर रहे डिसऑर्डर, तो इनकी वजह से हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, और अगर ओवरी काम नहीं कर रही तो उसकी वजह से हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म हो जाएगा। यानी कंपनसेटरी एफएसएच एलएच बड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया, जीएनआरएच एनालॉग्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हाँ, अलबत्ता ईस्ट्रोजन कम होगा। अब हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आ जाते हैं? लाइक आपके कुछ फिजियोलॉजिकल है, लाइक एक्सेसिव एक्सरसाइज, वेट लॉस, स्ट्रेस की वजह से, या हाइपोथैलेमिक लीजन्स भी है। तो मेन जो आपने प्राइमरी एमेनोरिया के अंदर ऐड करने हैं, कालमान सिंड्रोम को रट्टा मार लो आप। ओके, इसके अलावा रट्टा मार लो आप एड्रीनल हाइपोप्लेजिया। ओके, वैसे ये हाइपोथैलेमिक के अंदर नहीं आता होता। आप हाइपोथैलेमिक लीजन इंक्लूड कर सकते हो। बाकी कॉजेज़ के अंदर आप देख सकते हो कि एक्सेसिव एक्सरसाइज, वेट लॉस, स्ट्रेस, हाइपोथैलेमिक लीजन, कोई ट्यूमर है, क्रेनियोफैरिंजियोमा, ग्लायोमा, हेड इंजरी है, सिस्टमिक डिसऑर्डर लाइक सार्कोइडोसिस, ट्यूबरकुलोसिस है, या ड्रग्स है, प्रोजेस्टेरोन है, एचआरटी, डोपामाइन एंटागोनिस्ट है। पिट्यूटरी डिसऑर्डर के अंदर आ जाते हैं। वन सेकंड, ट्यूमर है, एडिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, या पिट्यूटरी की नेक्रोसिस हो गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीहान सिंड्रोम, पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस। मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज के बाद क्या होता है, हाइपोटेंशन की वजह से पिट्यूटरी की नेक्रोसिस हो जाती है, या आर्ट्रोजेनिक डैमेज है, या फिर बना ही नहीं है पिट्यूटरी। ओके, इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ ओवरी है। अब ओवरी के अंदर जो डिसऑर्डर है ना, ओके, वैसे मोस्ट कॉमन तो आपका पीसीओएस आता होता है, लेकिन पीसीओएस आई थिंक ये आता होता है सेकेंडरी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली। ओके, इसके अलावा प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर को आप नोट कर लो। इसके अलावा एक सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं सुवायर सिंड्रोम। ओके, गोनेडल डिसजेनेसिस, सुवायर सिंड्रोम। इसके बाद एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर है। एंडोमेट्रियल में मुलेरियन डिफेक्ट आ जाएगा, लाइक यूट्रस नहीं होगी, या फिर आउटफ्लो ट्रैक एबनॉर्मेलिटी है, इम्परफोरेट हाइमन है जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से हिमेटोकोलपोस हो जाएगा। जबकि सेकेंडरी वाला एशरमैन सिंड्रोम की वजह से होता है। ओके, तो ये तो हमने सारे कॉजेस वगैरह को देख लिया। अब हम आ जाते हैं इवैल्यूएशन के अंदर। इवैल्यूएशन के अंदर आपने दो में डिवाइड कर देना है, हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन। अब हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर वन, आपने डेवलपमेंटल हिस्ट्री पता करनी है। नंबर वन आपकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री आ जाएगा, इंक्लूडिंग मिनार्की है। तो इसमें क्या मिलेगा की पॉइंट? इसमें डिलेड या इनकम्प्लीट प्यूबर्टी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपने पूछनी है, उसमें आपको ओलिगोमेनोरिया या सेकेंडरी एमेनोरिया का पता लग सकता होता है। इसके बाद तीसरा रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री आपने पूछनी है, इसमें आपको इनफर्टिलिटी का पता लगेगा। इसके अलावा आपने पूछना है सिप्टोमेटोलॉजी है। इन दोनों का हम कर लेते हैं, सिप्टोमेटोलॉजी। ओके, सिप्टोमेटोलॉजी में लाइक आपके साइक्लिकल सिप्टम और हिर्सुटिज्म आ जाएगा। ओके, तो ये तो आ जाएगा आई थिंक। चौथा सिप्टोमेटोलॉजी है। पांचवा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, तरतीब से चलते हैं। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है, लाइक यूट्रस को इवैक्यूएट तो नहीं किया, ड्रग हिस्ट्री आ जाएगा। ओके, इसके अलावा सिस्टेमिक इंक्वायरी है। सिस्टेमिक इंक्वायरी में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? ये 5 आपके सिस्टेमिक इंक्वायरी है, वेट, लाइफस्टाइल, हेडेक, गैलेक्टोरिया और विजुअल डिस्टर्बेंस। तो इनको हम लिख लेते हैं सिस्टेमिक सिस्टेमिक इंक्वायरी। ओके, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने नोट कर लेना। अब इसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले अगर फीमेल अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट परफॉर्म कराना, कहीं उसकी वजह से मेनोरिया तो नहीं हो गया। नंबर 2 है कि आपने ब्लड हार्मोन लेवल चेक कराने हैं, लाइक उसमें एलएच आ जाता है, एफएसएच आ जाता है, टीएसएच आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन, टीएफटी, प्रोलैक्टिन आ जाता है। अगर एलएच का लेवल ज़्यादा है या टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है तो डायग्नोसिस आपका क्या होगा?
PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके, लेकिन अगर FSH के लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिले तो वो प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर है। अगर प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा है तो वो प्रोलैक्टिनोमा को इंडिकेट करता है। अगर इंडिकेशन है थायराइड के लिए तो आपने TFT चेक करा लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हार्मोनल टेस्ट आ जाएंगे। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कराओगे, अल्ट्रासाउंड किसके लिए पॉजिटिव आएगा? PCOS के लिए पॉजिटिव आएगा। MRI कराओगे तो वो किसके लिए पॉजिटिव आएगा? पिट्यूटरी एडिनोमा के अंदर। हिस्टेरोस्कोपी कराओगे तो वो एशनमैन सिंड्रोम या सर्विकल स्टेनोसिस के लिए पॉजिटिव आ जाएगा। कैरियोटाइपिंग कराओगे तो वो आपका टर्नर सिंड्रोम या कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया वगैरह या दूसरे क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी के लिए पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट हर फाइंडिंग के सिग्निफिकेंस है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक फिनिश हो चुका है। इसके बाद मैनेजमेंट देख लो। मैनेजमेंट में वही, अगर BMI कम है तो डाइटरी सपोर्ट एडवाइस करेंगे। अगर हम अगर हाइपोथैलेमिक लेंगे ना ग्लायोमा तो सर्जरी करवा लेंगे। प्रोलैक्टिनोमा तो आप मेडिसिन यूज़ करोगे, अगर फेल हो जाती है तो सर्जरी कराओगे। प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर तो इसमें HRT या कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। PCOS है तो इसमें मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा इसके ट्रीटमेंट को। अगर एशनमैन सिंड्रोम है तो एडहेसियोलाइसिस या IUD इंसर्शन करेंगे। सर्विकल स्टेनोसिस है तो हिस्टेरोस्कोपी और सर्विकल डायलिटेशन करवा लेंगे। ओके, ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। बाकी एग्जामिनेशन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है? नंबर 1 आपने BMI को नोट करना है। नंबर 2 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। किससे देखोगे? टैनर स्कोर से देखोगे। टैनर स्कोर में हेयर ग्रोथ देखते हो, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट देखते हो। ओके, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो गया टैनर स्कोर के अंदर। इसके अलावा टैनर स्कोर के अंदर क्या क्या आ जाती है? ब्रेस्ट की डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं थिलार्की बोलते हैं, और प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ जिसको एड्रिनार्की कहते हैं, और इसके अलावा ग्रोथ स्पर्ट या ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन जिसको मिनार्की कहती है। 3 चीज़ देखते हो टैनर स्टेजिंग के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आप देखोगे? टैनर स्कोरिंग भी हो गया। एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटीज़ के साइन देखोगे, लाइक हिर्सुटिज्म, एक्नी, एब्डोमिनल स्ट्राया। हिर्सुटिज्म, एक्नी ये तो आपको PCOS में देखने को मिलता है। एब्डोमिनल स्ट्राया, मून फेस, स्किन चेंजेस ये आपको कुशिंग में भी वैसे देखने को मिल सकती होती है। अगर हिस्ट्री सजेस्टिव पिट्यूटरी लीजन की तो आपने विजुअल फील्ड को देखना होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को विजाइनल एग्जामिनेशन करनी है। इन केस ऑफ मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन या एजेनेसिस या एट्रोफिक चेंजेस देखनी है ड्यू टू हाइपोईस्ट्रोनोजेनिज्म। ओके, तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक फिनिश हो चुका है। अब आ जाते हैं PCOS के अंदर। तो PCOS के अंदर आपने कैसे डायग्नोज करना है? PCOS के अंदर नंबर 1 ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया की हिस्ट्री देगा, ठीक है। नंबर 2 हिर्सुटिज्म, एक्ने की हिस्ट्री देगा। नंबर 3 इनफर्टिलिटी होगी, यानी इसका एक ट्रायड होता है, एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, हिर्सुटिज्म, एक्ने और इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, ब्लाइटस, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, ओबेसिटी, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस ये भी आपको देखने को मिल सकते होते हैं। ओके, तो इसकी क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं? ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया होता है, हिर्सुटिज्म होता है, सब फर्टिलिटी होती है। 75% फीमेल के अंदर सब फर्टिलिटी होती है, और एक ओलिगोमेनोरिया भी 75 के अंदर है। तो ये दोनों क्लिनिकल फीचर है। 40% के अंदर ओबेसिटी भी होती है, कैंथोसिस नाइग्रिकन भी होता है, स्किन की पिगमेंटेशन एक्जिला में होती है, या कुछ एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है। ओके, तो डायग्नोस करने के लिए आपको तकरीबन 3 में से 2 फीचर चाहिए। नंबर 1 एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया। नंबर 2 क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजनिज्म। और नंबर 3 पॉलीसिस्टिक ओवरीज आपको अल्ट्रासाउंड पे चाहिए। ओके, अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज की क्या निशानी होती है? ठीक है, तो 8 आपको चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए। 8 या उससे ज़्यादा सब कैप्सुलर फोलिकुलर सिस्ट 10 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए, और ओवेरियन स्ट्रोमा ज़्यादा होना चाहिए। ओके, ठीक है, दोबारा बता दूं, ओवेरियन स्ट्रोमा ज़्यादा होना चाहिए, 8 या 8 से ज़्यादा सिस्ट, लेकिन 10 से कम होनी चाहिए। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी हो गया। अब लास्ट में इसकी मैनेजमेंट रह गई है। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? मैनेजमेंट के अंदर वैसे पीछे भी लिखा हुआ था कि हम इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए क्लोमिफेन देते हैं, COCP वगैरह भी दे देते हैं। ओके, तो ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है। अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को ठीक करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या देंगे? इसके लिए आप COCP देंगे, इसके अलावा साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरॉन देंगे। ये तो हो गया साइकिल उसके लिए, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए। इसके अलावा एंड्रोजन सिम्पटम को प्रिवेंट करने के लिए भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। तो पहला तो हमने ठीक कर लिया मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। नंबर 2 सब फर्टिलिटी को ठीक करना, तो उसके लिए क्या देंगे? मेडिकल थेरेपी में क्लोमिफेन, FSH, और सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर लैप्रोस्कोपिक ओवरी ड्रिलिंग करेंगे। ठीक हो गया। ओके, जिससे ओवुलेटरी साइकिल होगी। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी को ठीक करने के लिए डाइटरी मॉडिफिकेशन है, एक्सरसाइज है, वेट की रिडक्शन है, और लास्ट में हिर्सुटिज्म है। हिर्सुटिज्म को ठीक करने के लिए अब मेडिकल थेरेपी है। मेडिकल थेरेपी में ओके, COCP भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एफोर्निथीन क्रीम, बड़ी मुश्किल नाम है, वेनिकुआ यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिप्रोटिनोन एसीटेट हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा COCP भी इंडिकेटेड था। और मेडिकल थेरेपी के अंदर बस यहाँ पर मेटफॉर्मिन का रोल भी यहाँ पर लिखा हुआ है।
कहते हैं मेटफॉर्मिन उस केस में यूज़ करो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस भी, एक्ने वगैरह, एनोवुलेशन भी या वेट लॉस भी आपने करवाना होता है, तो इस केस में मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करना चाहिए। और सर्जरी के अंदर क्या आता है, लेज़र या इलेक्ट्रोलिसिस आपकी आ जाती होती है। जीएनआरएच एनालॉग से भी हम यूज़ कर सकते हैं इस केस के अंदर। ऑलमोस्ट ये टॉपिक फिनिश हो चुका है। ओके, तो अब लास्ट टॉपिक है वो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है? प्री मेंस्ट्रुअल के अंदर होता है कि साइक्लिकल, सोमैटिक, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सिम्पटम आपको देखने को मिलते हैं। ओके, वो क्या-क्या सिम्पटम होते हैं? ब्लॉटिंग, साइक्लिकल वेट गेन मतलब मेंसेस से पहले ये कोई एंग्जायटी होती है, मास्टैल्जिया होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होती है, हेडेक, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी होती है और साइक्लिकल नेचर होती है जिससे आप डायग्नोस बना पाओगे। ठीक है, अब इसकी मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। ओके, अच्छा, अब मैनेजमेंट से पहले इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, आपने सिम्पटम वगैरह नोट करने होती है। वैसे इन्वेस्टिगेशन तो कुछ होती नहीं है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन आता है, उसमें आपने सिम्पटम नोट करने हैं, लाइक ब्लॉटिंग है, साइक्लिकल वेट गेन है, मास्टैल्जिया, क्रैम्प्स, फटीग, हेडेक, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी। मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, तो ट्रीटमेंट के अंदर सपोर्टिव थेरेपी है जिसमें आपने स्ट्रेस को अवॉइड करना है, अल्कोहल, कैफीन को अवॉइड करना है, एरोबिक एक्सरसाइज करवानी है। मेडिकल में आपका COCP आ जाएगा वंस अगेन। इसके अलावा एंटी डिप्रेशन यूज़ कर सकती है, SSRI, फ्लोक्सिटिन, सिटालोप्राम है, ट्रांसडर्मल एस्ट्रोजन हो गया, GnRH एगोनिस्ट हो गया। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम की टैबलेट। और सर्जरी के अंदर आप बायलैटरल साल्पिंजो-ओफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं अगर सारी थेरेपी फेल हो जाती है, हिस्टेरेक्टमी या बायलैटरल साल्पिंजो-ओफ्रेक्टमी विद एस्ट्राडायोल प्लस टेस्टिरोन HRT। ओके, या अल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर सेंट जॉन वॉर्ट थेरेपी आ जाएगा, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी आ जाता होता है। क्लियर? तो आपने स्केच को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो आपने हेल्दी लाइफस्टाइल को करवाना होता है, स्ट्रेस की मैनेजमेंट है, काउंसलिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी और विटामिन्स मिनरल्स है। अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो वही फिजियोलॉजिकल सपोर्ट के अंदर मेडिकल थेरेपी आ जाएगा, SSRI, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइक्लिकल साइकिल सप्रेशन के अंदर आपके COCP आ जाएगी। ओके, ट्रांसडर्मल एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टोजेनिक एपोजिशन आ जाती होती है। और अगर रेजिस्टेंट के अंदर आपने सर्जरी करानी है, हिस्टेरेक्टमी और बायलैटरल साल्पिंजो ओफ्रेक्टमी।